हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए जियोग्राफी के क्वेश्चंस को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेके 12 तक सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी में कुल मिलाकर 91 क्वेश्चन पेपर के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 5 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग मानव भूगोल के मूल सिद्धांत से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में देशों में से जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। इन सभी ऑप्शंस में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। विश्व में जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश 2026 में भारत है और दूसरे नंबर पे चीन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। इन चारों ऑप्शंस में सबसे अधिक जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका की है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वितरण की असमानता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, जनसंख्या के वितरण का विश्लेषण महाद्वीपों और देशों के आधार पर किया जा सकता है। दूसरा है, दक्षिण एशिया प्रमुख सघनतम क्षेत्रों में से एक है जो दुनिया की आबादी का लगभग आधा हिस्सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक सही है। जनसंख्या वितरण एवं घनत्व समस्त संसार में एक जैसा नहीं है। जनसंख्या के वितरण को जलवायु, स्थल रूप, मृदा शक्ति एवं खनिज संसाधन तथा सामाजिक सांस्कृतिक जैसे कारक प्रभावित करते हैं। इसीलिए जनसंख्या के वितरण का विश्लेषण महाद्वीपों और देशों के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, 2015 की जनसंख्या संभावनाओं के मुताबिक पुरुष आबादी का प्रतिशत कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 50.4%। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत अफ्रीका में निवास करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 16%। अगला प्रश्न है, ध्रुवीय प्रदेश में जनसंख्या विरल होती है क्योंकि? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कम तापमान की वजह से उगाने का मौसम छोटा होता है। ध्रुवीय प्रदेशों में जनसंख्या विरल होती है क्योंकि कम तापमान की वजह से उगाने का मौसम छोटा होता है। किसी प्रदेश की जलवायु वहां की जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थलों की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र जिनमें अधिक मौसमी परिवर्तन नहीं होते, अधिक लोगों को आकृष्ट करते हैं। अधिक वर्षा अथवा विषम और रुक्ष जलवायु के क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक कालों से बसे हुए हैं। अगला प्रश्न है, 2016 के यूएनओ अनुमानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश का समूह उनकी जनसंख्या के आरोही क्रम में सही ढंग से अनुक्रमित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
वर्ष 2016 के यूएनओ के अनुमानों के अनुसार देश एवं उनकी जनसंख्या का आरोही क्रम इस प्रकार है: इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और चीन। अगला प्रश्न है, यूरोप में 60 या उससे अधिक उम्र की आबादी का प्रतिशत कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 24%। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बढ़ता है। जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात बढ़ता है। भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों के पोषण की सीमित क्षमता होती है, अतः लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को समझना आवश्यक है। यही अनुपात जनसंख्या का घनत्व है। यह सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। जनसंख्या का घनत्व इज इक्वल्स टू जनसंख्या अपॉन क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है, कृषि भूमि का इकाई क्षेत्र के अनुरूप जनसंख्या को अभिव्यक्त करने को डैश कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कृषि घनत्व। कृषि भूमि इकाई क्षेत्र के अनुरूप जनसंख्या को अभिव्यक्त करने को कृषि घनत्व कहते हैं। कृषि घनत्व या खेतिहर घनत्व कायिक घनत्व का परिष्कृत रूप है, जो कुल कृषि योग्य भूमि और कृषि पर आधारित जनसंख्या के पारस्परिक संबंध को प्रकट करता है। कृषि घनत्व की गणना निम्नलिखित सूत्रों से किया जा सकता है। कृषि घनत्व इज इक्वल्स टू कृषि में संलग्न या कृषि पर आधारित जनसंख्या अपॉन कुल कृषि योग्य भूमि। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व के स्थानिक वितरण के अध्ययन के लिए निम्नलिखित विधियों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्ण मात्री विधि। जनसंख्या घनत्व के स्थानिक वितरण के अध्ययन के लिए वर्ण मात्री विधि सबसे उपयुक्त माना जाता है। वर्ण मात्री मानचित्रों को आंकड़ों की विशेषताओं, जो कि प्रशासकीय इकाइयों से संबंधित है, को दर्शाने के लिए खींचा जाता है। ये मानचित्र जनसंख्या घनत्व, साक्षरता वृद्धि दर, लिंग अनुपात आदि को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसका औसत जनसंख्या घनत्व भारत से ज़्यादा है? इसका सही आंसर इन चारों ही ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जन घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जहां बिहार का जन घनत्व सर्वाधिक 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं अरुणाचल प्रदेश का जन घनत्व सबसे कम 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जापान का जन घनत्व 345 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पाकिस्तान का जन घनत्व 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बांग्लादेश का जन घनत्व 1301 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और चीन का जन घनत्व 150 व्यक्ति पर किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार के जनसंख्या घनत्वों की गणना की जाती है। पोषण घनत्व को डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुल जनसंख्या अपॉन कुल खेती योग्य भूमि। विशिष्ट उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार के जनसंख्या घनत्वों की गणना की जाती है। पोषण घनत्व को कुल जनसंख्या अपॉन कुल खेती योग्य भूमि के रूप में व्यक्त किया जाता है। पोषण घनत्व यह प्रदर्शित करता है कि किसी प्रदेश में खाद्यान्नों के अंतर्गत प्रयुक्त इकाई भूमि पर मनुष्यों की औसत संख्या कितनी है। इस प्रकार यह साधारणतः खाद्यान्न भूमि और कुल जनसंख्या का अनुपात होता है। कृषि घनत्व को कृषि जनसंख्या अपॉन कुल खेती योग्य भूमि के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, कायिक या फिजियोलॉजिकल घनत्व की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुल जनसंख्या अपॉन निवल कृषित क्षेत्र। कायिक घनत्व अंकगणितीय घनत्व का परिमार्जित रूप है, जो अपेक्षाकृत अधिक सार्थक तथा उपयोगी है। इसकी गणना के लिए कुल क्षेत्रफल के स्थान पर केवल कुल कृषि योग्य भूमि को ही सम्मिलित किया जाता है।
कायिक घनत्व की गणना निम्नलिखित सूत्र से की जा सकती है। कायिक घनत्व इज इक्वल्स टू कुल जनसंख्या अपॉन निवल कृषि क्षेत्र। कृषि जनसंख्या में कृषक, कृषि मजदूर और उनके परिवार के सदस्य सम्मिलित होते हैं। कृषि घनत्व की गणना निम्नलिखित सूत्र से की जा सकती है। कृषि घनत्व इज इक्वल्स टू कुल कृषि जनसंख्या अपॉन निवल कृषित क्षेत्र। अगला प्रश्न है, कायिक घनत्व की गणना निम्नलिखित सूत्रों में से किसके द्वारा की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कुल जनसंख्या डिवाइड बाई निवल कृषित क्षेत्र। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में प्रति 1000 व्यक्तियों पर 2022 में जन्म दर थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 17.067। जन्म दर इज इक्वल्स टू किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म अपॉन उस क्षेत्र के मध्य वर्ष की अनुमानित जनसंख्या इंटू 1000। अगला प्रश्न है, जनसांख्यिकी संक्रमण के किस अवस्था की विशेषता उच्च जन्म दर और घटती हुई दर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अवस्था 2। जनसांख्यिकी संक्रमण की द्वितीय अवस्था की विशेषता उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर है। जनसांख्यिकी संक्रमण की द्वितीय अवस्था के प्रारंभ में प्रजननशीलता ऊंची बनी रहती है, किंतु समय के साथ घटती जाती है। यह घटती हुई मृत्यु दर के साथ आती है। जनसांख्यिकी संक्रमण की प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व उच्च मतरता होती है। जनसांख्यिकी संक्रमण की तृतीय अवस्था में प्रजननशीलता और मतरता दोनों घट जाती है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या सिद्धांत पर निबंध लिखने वाले रहें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, थॉमस रॉबर्ट माल्थस। जनसंख्या सिद्धांत पर निबंध लिखने वाले थॉमस रॉबर्ट माल्थस हैं। थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने अपने लेख एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन 1798 में प्रकाशित किया था। यह सिद्धांत जनसंख्या में वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि के मध्य संबंध की व्याख्या करता है। जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी तथा युद्ध द्वारा इनमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की मानव जनसंख्या 3 अरब से 4 अरब तक बढ़ने में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि लगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 15 वर्ष। विश्व की मानव जनसंख्या 3 अरब से 4 वर्ष तक बढ़ने में 15 वर्ष की अवधि लगी। विश्व में मानव जनसंख्या को 1 अरब से 2 अरब तक बढ़ने में पूरे 100 वर्ष लगे। इसके बाद क्रमशः 2 अरब से 3 अरब होने में 30 वर्ष और 3 से 4 अरब होने में 15 वर्ष और 4 से 5 अरब होने में 12 वर्ष तथा 5 से 6 तथा 6 से 7 अरब होने में क्रमशः 12-12 वर्षों का समय लगा। अगला प्रश्न है, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर आधारित है? पहला है जनसंख्या आधिक्य, दूसरा है न्यून जनसंख्या। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा दोनों। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत जनसंख्या आधिक्य तथा न्यून जनसंख्या की अवधारणा पर आधारित है। अनुकूलतम जनसंख्या का अभिप्राय जनसंख्या की उस आदर्श मात्रा से है जो किसी देश काल में उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग और अधिकतम उत्पादन के लिए आवश्यक होती है। सर्वप्रथम एडविन कैनन ने अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत नाम से इस सिद्धांत की क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की। इस सिद्धांत की तार्किक व्याख्या प्रस्तुत करके डाल्टन, रॉबिन्स, साउंडर्स आदि अर्थशास्त्रियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की वृद्धि दर का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर। जन्म दर एवं मृत्यु दर में अधिक अंतर जनसंख्या की वृद्धि का प्रमुख कारण है। खाद्य आपूर्ति में सुधार, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के विकास के कारण मृत्यु दर में कमी आ सकती है, जबकि जन्म दर उच्च बनी रहती है। अगला प्रश्न है, अपरिष्कृत जन्म दर ज्ञात करने का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष के दौरान जीवित नवजात शिशुओं की संख्या अपॉन वर्ष के मध्य की कुल जनसंख्या इंटू 1000। अशोधित जन्म दर को प्रति हजार स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है। अशोधित जन्म दर इज इक्वल्स टू किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म अपॉन किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या इंटू 1000। अशोधित मृत्यु दर की गणना इस प्रकार की जाती है। अशोधित मृत्यु दर इज इक्वल्स टू किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या अपॉन उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या इंटू 1000। मोटे तौर पर मृत्यु दर किसी क्षेत्र की जनसांख्यिकीय संरचना, सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास के स्तर द्वारा प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विधियों में से किसके द्वारा जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जन्म माइनस मृत्यु प्लस प्रवास माइनस उत्प्रवास। जन्म माइनस मृत्यु प्लस अप्रवास माइनस उत्प्रवास द्वारा जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना की जाती है। जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। इसे निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र विशेष में दो समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या परिवर्तन को कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जनसंख्या वृद्धि। किसी क्षेत्र विशेष में दो समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यह परिवर्तन धनात्मक व ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। इसे निरपेक्ष अथवा प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक है। किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु दर के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। प्राकृतिक वृद्धि इज इक्वल्स टू जन्म माइनस मृत्यु। अगला प्रश्न है, प्रतिशत में जनसंख्या परिवर्तन को निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जनसंख्या वृद्धि दर। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि को डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जन्म दर माइनस मृत्यु दर। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि का परिमाण डैश से संबंधित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रति वर्ष जोड़े गए व्यक्तियों की संख्या। जनसंख्या वृद्धि का परिमाण प्रति वर्ष जोड़े गए व्यक्तियों की संख्या से संबंधित होता है। जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। इसे निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। इसे प्रति हजार पुरुषों में महिलाओं की संख्या से व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व की जनसंख्या में वृद्धि की दर में किस वर्ष के बाद तेजी हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1900। विश्व की जनसंख्या की वृद्धि दर वर्ष 1900 के बाद तेजी हुई। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 150 वर्ष बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंची। इसे प्रायः जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या दोगुनी 6 अरब हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घटक जनसंख्या की जनन क्षमता दर पर प्रभाव नहीं डालता? इसका सही आंसर ऑप्शन बी और सी दोनों ही है। स्तनपान का होना और शिशु मातृत्व।
विवाह की औसत उम्र जनसंख्या की जनन क्षमता दर पर प्रभाव डालता है, जबकि स्तनपान का होना तथा शिशु मातृत्वता जनसंख्या की जनन क्षमता पर प्रभाव नहीं डालते। जनसंख्या की जनन क्षमता को प्रभावित करने वाले आधारभूत कारकों में प्रजनन क्षमता, विवाह के समय आयु, विवाहित जीवन काल, विवाह पद्धति, काम वासना प्रवृत्ति आदि है। आयोग ने इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं को माना था, जो कि गलत है। इसका सही आंसर बी और सी दोनों होगा। अगला प्रश्न है, औद्योगिकरण और नगरीकरण जनसांख्यिकी संक्रमण की किस अवस्था का लक्षण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तृतीय। औद्योगिकरण और नगरीकरण जनसांख्यिकी संक्रमण की तृतीय अवस्था का लक्षण है। प्रथम अवस्था में समाज परंपरागत मुख्यतः कृषि होता है, जबकि तृतीय अवस्था में जनसंख्या उच्च स्तर नगरी होती है। तृतीय अवस्था में तकनीकी ज्ञान भरपूर होता है। परिवार नियोजन के ऐच्छिक उपायों का प्रयोग सामान्य बात होती है। साक्षरता व शिक्षा के स्तर उच्च होते हैं तथा विशिष्टीकरण उच्च होता है। जनांकीय संक्रमण की तीसरी अवस्था में जन्म तथा मृत्यु दोनों दरों में प्रशंसनीय कमी आती है। जनसंख्या या तो फिर से स्थिर होती है या फिर बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। यद्यपि जनसंख्या प्रथम तथा अंतिम अवस्था में धीरे धीरे बढ़ती है, तथापि ये बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत अवस्थाओं का परिणाम है। अगला प्रश्न है, प्रतिगामी जनसंख्या जब एक ग्राफ में आलेखित की जाती है, एक डैश उत्पादित करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संकीर्ण आधार पिरामिड। प्रतिगामी जनसंख्या जब एक ग्राफ में आलेखित की जाती है, एक संकीर्ण आधार पिरामिड उत्पादित करती है। जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषताओं को परिलक्षित करती है। प्रत्येक आयु वर्ग में बायां भाग पुरुषों का प्रतिशत तथा दायां भाग स्त्रियों का प्रतिशत दर्शाता है। नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड विस्तृत आकार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड है, जो अल्प विकसित देशों का प्रतिरूपी है। ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड घंटी के आकार का है, जो शीर्ष की ओर सुंडाकार होता जाता है। यह दर्शाता है कि जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान है, जिसके परिणामस्वरूप जनसंख्या स्थिर हो जाती है। अगला प्रश्न है, थॉमस माल्थस के अनुसार ब्रह्मचर्य, संतति निग्रह, विलंबित विवाह और दूसरे पुनरुत्पादन कम करने के उपायों को कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, निवारक नियंत्रण। थॉमस माल्थस के अनुसार ब्रह्मचर्य, संतति निग्रह, विलंबित विवाह और पुनरुत्पादन कम करने के उपयोग को निवारक नियंत्रण कहा जाता है। माल्थस की जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत, जो उनके जनसंख्या विषयक निबंध एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798 में स्पष्ट किया गया। उनका कहना था कि मनुष्यों की जनसंख्या उस दर की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती है जिस दर पर मनुष्य के भरण पोषण बढ़ सकते हैं। जहां जनसंख्या का विस्तार ज्यामितीय या गुणोत्तर रूप से होता है, वहीं कृषि उत्पादन में कृषि गणितीय या समानांतर रूप से होती है, अर्थात जनसंख्या अंकगणितीय रूप से बढ़ने वाला आहार संभरण को अतिक्रमित करके ज्यामितीय रूप से बढ़ती है। अगला प्रश्न है, माल्थस के सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंकगणितीय रूप से बढ़ने वाला आहार संभरण को अतिक्रमित करके ज्यामितीय रूप से बढ़ती है। अगला प्रश्न है, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिज्विक। अनुकूलतम जनसंख्या से तात्पर्य जनसंख्या को उस आदर्श मात्रा में है जो किसी देश काल में उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग और अधिकतम उत्पादन के लिए आवश्यक होती है। प्रोफेसर सिज्विक, एडविन केनन, रॉबिन्स और डॉल्टन ने माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया और उसके स्थान पर अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का मूल विचार हेनरी सेज्विक ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में व्यक्त किया था। उनके अनुसार जिस तरह व्यक्तिगत कारखाने में
अधिकतम प्रतिफल का बिंदु होता है, उसी प्रकार समस्त राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भी अधिकतम प्रतिफल का बिंदु होता है। सर्वप्रथम एडविन केनन ने थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन नाम से इस सिद्धांत का क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत किया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।